Hello everyone, a very good evening, good morning, good afternoon. This is Ram sir. Welcome to you all in Varna Academy. Hope everything is going well. सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। चलिए, हमको लगता है सारे बच्चे धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चे रेगुलर इस समय हो गए हैं, जैसे आशीष यादव, मुदित, है ना, बिल्कुल आशीष पांडे, है ना, ठीक है। ग्रेजुअली देखो बहुत सारे बच्चे हैं, अब धीरे धीरे करके रेगुलर हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। अभी हम सोल्यूशन को पहले टारगेट कर रहे हैं, वो क्लास 12 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ओवर होता है फिर नई एक स्ट्रैटेजी देखते हैं किस तरीके से बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद द पॉजिटिव एनर्जी। एवरीबडी इज़ देयर आई थिंक। ओके, पेन एंड कॉपी के साथ बैठेंगे, बिना पेन कॉपी के साथ आप नहीं बैठेंगे। मैं नोट्स ज़रूर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके बावजूद आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए। इवन इसके पहले के जो लेक्चर सोल्यूशन के बाय द वे आप नहीं देखे हैं, ठीक, तो प्लीज़ उनको देख लीजिए, क्योंकि उनको नहीं देखेंगे इससे पहले बहुत सारे लेक्चर सोल्यूशन के आ चुके हैं, 6 आ चुके हैं टोटल, एक क्वेश्चन का 5 वैसे है, ठीक। तो उनको फॉलो करिए, तब जा कर के और मज़ा आएगा इसको देखने में। रिकॉर्ड होकर के वीडियो पढ़ भी जाता है, ठीक है। आज का पहला टॉपिक हम ले रहे हैं रिलेशन बिटवीन, क्योंकि एक कंसंट्रेशन टर्म बच गया था, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। मतलब वो रिलेशन है, कंसंट्रेशन के टर्म में ही है, ठीक है, रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहता हूँ कि आपको आना चाहिए, आप तक पता होना चाहिए। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है। हम लोग चल रहे हैं रिलेशन फाइंड आउट करने, किसके बीच में, मोलैरिटी और मोलैलिटी, यानी हम कह सकते हैं कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, ठीक है, बड़ा भाई छोटा भाई। चलिए, इन्हीं दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी रिलेशन से, ठीक है। लिखिएगा, वी नो दैट, हम जैसा कि कहते हैं हम जानते हैं, है ना, वी नो दैट। क्या जानते हैं, बोलो भाई WKT। हम लोग जानते हैं मोलैलिटी इज इक्वस टू, क्या होता है बोलो भाई, मोलैलिटी इज इक्वस टू N × 1000 अपॉन कैपिटल W इन ग्राम। होप सभी को याद आ रहा होगा, ऐसा है क्या, बिल्कुल यही है। मोलैलिटी इज इक्वस टू N × 1000 अपॉन कैपिटल W इन ग्राम, ठीक है, ये मोलैलिटी होता है। एक रिलेशन मोलैलिटी का ये भी है, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे W/m', ठीक, इंटू 1000 इंटू कैपिटल W इन ग्राम, तो वही चीज़ तो ये भी लिखी है। एन मैंने डायरेक्टली लिखा है क्योंकि रिलेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जहाँ से कोई चीज़ें मैच करे उसको देखेंगे। चलो, इक्वेशन नंबर 1 इसको लेट कर लो, ठीक है, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मोलैरिटी इज इक्वस टू क्या होता है, सिंस मोलैरिटी इज इक्वस टू N × 1000 अपॉन V in ml हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो जाएगा। अगर N की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो N इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वस टू, तो V है ना, यानी 1 मोलैरिटी इंटू V in ml, है ना, ये हो गया, अपॉन 1000, क्लियर। भाई ये इधर चला जाएगा ना, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू निकालें तो ये इधर चला जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा, तो n इज इक्वस टू कैपिटल M × V in ml अपॉन 1000, क्लियर यहाँ पे, ठीक है। आशीष ने पूछा था पिछले वाले में कि सर जो है वो वहाँ पे 10 कैसे आया था, तो बेटा लेक्चर में मैंने बताया हुआ है ना, ठीक है, बिल्कुल, जहाँ पे मोलैरिटी बताया है कंप्लीट रिलेशन, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने बताई है, ठीक है, तो प्लीज़ उसको फॉलो करना, वहाँ पे आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कैपिटल M × V in ml, ठीक, ये हमारे पास आ गया। N की जगह हम इसमें यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक, तो आप लिखो इसके बाद बाई पुटिंग ओके वैल्यू ऑफ स्मॉल n in equation फर्स्ट वी गेट बताओ भाई हम लोग को क्या मिल जाएगा, देखो चेक करो। अगर इसको बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल n इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इसमें रख दो थोड़ा सा, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, n की जगह रखो भाई,
हाँ कैपिटल M इंटू वी इन ml, ठीक है, एग्जैक्टली इंटू 1000 अपॉन ये वाला 1000 इंटू वी एग्जैक्टली इंटू कैपिटल W इन ग्राम, ठीक। ये हो जाएगा 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। तो आप फाइनली आपके पास क्या आ चुका है, ठीक है, आपके पास आ चुका है मोलैलिटी इज इक्वल्स टू आ चुका है कैपिटल M इंटू वी इन ml अपॉन 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 क्या आ चुका है, कैपिटल W इन ग्राम, यही ना, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। कैपिटल W इन ग्राम आ चुका है। अब आप सोचो कि कैपिटल W होता क्या है, पहली चीज तो कैपिटल W क्या होता है बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट ही तो होता है। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखो, ध्यान दो, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह लिख सकते हैं, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो भाई, क्या हम ये लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हमें चाहिए तो सोल्यूशन माइनस सोल्यूट कर दोगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट ही तो आएगा, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। और आपको पता है सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू, सो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम मास की बात करें, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ये मास ऑफ सोल्यूशन, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, मतलब कि मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही ना, एग्जैक्टली। तो हम इसको यहां पे रखें तो क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ इसको हटा करके मैं थोड़ा छोटे में कर देता हूं, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो भाई, कैपिटल M इंटू वी इन ml अपॉन यहां पे लिखो भाई, मास ऑफ सोल्यूशन की जगह क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वी इन ml, ठीक है, ये भी वी इन ml ही रहेगा, क्योंकि यहां पे देखो ग्राम में है, तो ग्राम से आपके यहां पे जब लोगे तो लीटर में थोड़ा नहीं ले लोगे, ऑब्वियसली ml में ही आएगा वॉल्यूम, ठीक है, ओके, माइनस मास ऑफ सोल्यूट, अभी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक। अगर आपसे मैं पूछूं मास ऑफ सोल्यूट की जगह आप क्या रख सकते हो, ठीक है, अभी हम फिर से एक बार पूरा बता देंगे, एकदम घबराओ नहीं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट की जगह क्या आप रख सकते हो, n इज इक्वल टू क्या होता है, W/m, तो यही तो है गिवन मास ऑफ सोल्यूट, तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं W इज इक्वल टू बात करूं तो n इंटू m, n का मतलब क्या हो गया, मोल्स, ठीक, ये क्या हो गया, मोलर मास, क्लियर, मोलर मास, ठीक है, तो ये मोल्स हो गया, ये मोलर मास हो गया, ठीक। अब ध्यान दो मोल्स को, ठीक है, आपकी बुक में अगर आप n यहां पे रख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान दो आप या तो रिप्रेजेंट करो कि वेयर n इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, इस तरीके से आप जो है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहां पे मोल कैपिटल M मानो, क्योंकि सारी बुक्स में कैपिटल M दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज करोगे, तो इसलिए यहां कैपिटल M मान लो, ठीक है। सो let capital M is the number of moles, moles of solute, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहां रखा जाए तो क्या रख सकते हो, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी इन ml अपॉन d इंटू वी इन ml माइनस क्या रख सकते हो बोलो भाई, d इंटू वी इन ml माइनस यहां पे रखो ना ये कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ठीक। तो ये आपका फाइनल रिलेशन आ गया, ठीक है, दिस इज योर फाइनल रिलेशन, ठीक। तो यहां पे भी, इसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं, या आप वॉल्यूम आप रखना चाहते हो, जैसे वॉल्यूम इन ml क्या होता है, 1000 होता है, ठीक है, तो कहीं आपका जो है, देखो इसके कई सारे तरीके हैं रिलेशन को निकालने को, डायरेक्टली मैं आपको ट्रिक बता दूं, आप याद रखना है, इसके बाद आपका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो इतना लंबा डेरिवेशन कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि अभी मैं और इसमें कॉम्प्लिकेटेड करूं, क्योंकि यहाँ ये मोल्स है तो वापस से मोल्स वाला मैं कहाँ गया, ये मोल्स वाला ये वापस से रखूं, फिर 1000 से डिवाइड करूं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट आएगा फाइनली क्या फाइनली आएगा, देखो वॉल्यूम कितना होता है,
मोलरिटी का वॉल्यूम बताओ भाई 1000 ml ना, तो आप क्या रखोगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल रिलेशन, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट फाइनल रिलेशन, ये भी है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, आप ऐसे भी बुकों में दिया हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज मत करो, इसलिए मैं वो भी लिख दे रहा हूँ फाइनल रिलेशन। तो V इन ml की जगह क्या लिख दोगे 1000, तो क्या हो जाएगा M इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन, है ना, 1000 इंटू D माइनस कैपिटल M इंटू स्मॉल m। आई थिंक दिख तो रहा है ना बच्चों, दिस इज योर फाइनल रिलेशन। इस पे भी क्वेश्चन है, बुक में ऐसे दिया हुआ है, तो ये एक्चुअली क्वेश्चन पे बहुत नहीं आता है आपका, डायरेक्टली कंपटीशन में या कहीं पे भी ये आता है कि मोलरिटी, इनमें से कौन सा रिलेशन मोलरिटी और मोलैलिटी के बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है, कौन सा इक्वेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ताकि आपको ऐसा ना हो कि ऑप्शन में आपके पास है ही नहीं, जो आप जानते हो वो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने सारा आपका लिख दिया, ठीक। एक बार फिर से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जो है रिकैप करते हैं। हमें ये पता है मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्मॉल n इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इन ग्राम, ठीक है। ये भी मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, ये भी हमें पता है, हमने n यहाँ से निकाला, कैपिटल M इंटू V इन ml अपॉन 1000 आया। बेटा यहाँ से हमने m निकाला, ध्यान दो, m में n की जगह क्या रखा, यानी मोलैलिटी वाले इक्वेशन में n की ये वैल्यू उठा के रखी, तो m इंटू V इन ml 1000 ये हो गया आपका, और ये 1000 ये इसका वाला, अरे सॉरी इसका वाला, ठीक है, इसमें रख रहे हो ना, तो 1000 अपॉन कैपिटल W तो आएगा ही, 1000 अपॉन कैपिटल W, और बाकी n की जगह आपका ये वैल्यू आ जाएगी, तो m इंटू वी अपॉन 1000 कैंसिल हो गया, ठीक। तो हाँ, इसके बाद बेटा ये है, ध्यान देना, ठीक। और इसके बाद कौन है, इसके बाद आपका ये आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दो, यहां पे आप क्या लिख सकते हो बेटा, ये एक्चुअली है क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा आपका, यहां क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यहां डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हो। और मास ऑफ सोल्यूट आपको पता है गिवन मास, मतलब कि मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। जल्दी तो नहीं हो रहा है ना, तेज तो नहीं चल रहा है ना, ठीक है भाई। n इज इक्वल टू W बाई M, ये तो होता ही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो W इज इक्वल टू N इंटू M हो जाएगा, है ना, ये देखो इधर जाएगा। तो आप n नहीं मान करके यहाँ पे n नहीं रखा है, यहाँ कैपिटल M रखा है, क्योंकि बुक में दिया हुआ है ना, बहुत सारे बुक में मैंने देखा कैपिटल M माना है। अगर n लिखो तो वो आप बताओ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो अंडरस्टूड भी है, बट आप जानते रहो कैपिटल M से कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो कैपिटल M यहाँ पे आपने रखा और नंबर ऑफ मोल्स मान करके, ठीक है। तो कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ये आपका मोलर मास है, ये आपका मोल्स है, ये आपका वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है, यहाँ पे आपका ये तो क्या कहते हैं मोलैलिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, और ये आपका मोलैलिटी हो गया, ठीक है। चलिए, ये आपका पूरा इक्वेशन फाइनल आपका सामने है, ठीक है। और हाँ, लास्ट में हमने वॉल्यूम रख दिया 1000 ml में था, तो 1000 ml, तो ये आपका फाइनल रिलेशन मिल गया, ठीक। इसको यहाँ से ये लाने के लिए अभी बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैं उसमें V इन ml कैंसिल होता है, फिर आपका वो, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, आप डायरेक्टली जानो वॉल्यूम इन ml 1000 हमें रखना है, क्योंकि आपका मोलरिटी 1000 में होता है, तो डायरेक्टली हमने रिलेशन ला दिया, ठीक है। क्योंकि इतना ही डेरिवेशन एनफ है, क्योंकि देखो मेन आपका कहाँ था, एक यहाँ था, ये आप जान गए, और एक यहाँ था, वो आप यहाँ जान गए, ठीक। बस मेन आपका यही दोनों, और दूसरा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चे स्किप करते हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, रिलेशन यहीं से डेराइव हुआ, तो बेसिकली ये आपका मेन हो गया, ठीक है। बट आप किसी चीज से अछूते ना रह जाएं, मतलब आपको सब पता हो, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए प्लीज नोट कर लीजिएगा बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़े। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मोलैरिटी एंड मोलैलिटी रिलेशन। मैंने 11 कंसंट्रेशन टर्म टोटल पढ़ा दिए, सोचिए कोई भी टर्म मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है, सारा एक टर्म, क्योंकि एनसीईआरटी को फॉलो करता तो थोड़ा आपको कम पढ़ना पड़ता, क्योंकि नॉर्मेलिटी भी वहाँ नहीं है ना, रिलेशन भी नहीं है, पीपीबी भी नहीं है, बहुत सारे वहाँ पे नहीं है, इवन फॉर्मेलिटी को भी मैंने डिस्कस किया, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्पेशली एक लॉ है, उसका नाम है हेनरी लॉ, बट वो लॉ आज के उसमें मैं नहीं लेके आने वाला हूँ, क्योंकि हेनरी लॉ इट विल टेक टाइम, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका हेनरी लॉ होगा, बट आज हम सॉल्युबिलिटी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो नया टॉपिक आप लोग हेडिंग डालो बच्चों, सॉल्युबिलिटी, ठीक, सॉल्युबिलिटी, कैपिटल एस, ठीक है। चलिए
ध्यान दो, आप आज आपको पढ़ना है, देखो सॉल्युबिलिटी के बारे में आपने इक्विलिब्रियम में बहुत कुछ पढ़ा है ना, सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी बहुत सारी, वहाँ डेफिनेशन भी पढ़ा है, ठीक। तो यहाँ पे हमें जो पढ़ना है उस पर हम चलेंगे डायरेक्टली, क्योंकि 11th के लेक्चर को फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर बहुत डिटेल भी चाहिए चीज़ों को, ठीक। तो पहली चीज़ तो आप अपने डाउट्स, अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट बेटा प्लीज़ आस्क राइट नाउ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में तुरंत आपको आंसर मैं देता हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालो तुरंत, और मैं आंसर देता हूँ, ठीक है। इट्स योर टाइम टू आस्क द क्वेश्चंस, क्योंकि देखो लाइव सेशन का मतलब ही हो गया कि आप क्वेश्चंस पूछो। अगर आप क्वेश्चंस अगर आपके पास नहीं आ रहे तो फिर आप पढ़ाई और करो, ठीक है, तब जा करके मज़ा आएगा, ठीक। तो पढ़ाई करते रहो, कोशिश मेरी यही रहती है कि डाउट्स ना आए, ताकि बच्चों के जो है सारे जो है पढ़ाते समय ही रिजॉल्व हो जाए, ठीक। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ध्यान दो, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो इसका पैरामीटर कितने में होता है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में होता है, याद रखिएगा। कितने में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में देखो, अगर वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होगा तो वो सल्यूट डिजॉल्व करने की कुछ लिमिटेड कैपेसिटी रखेगा। ऐसा तो है नहीं कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में आप डिजॉल्व करते रहो, चाहे जितना सल्यूट डिजॉल्व करो सारा डिजॉल्व हो जाए, नहीं। तो ध्यान दो, जब आप सल्यूट डिजॉल्व करना स्टार्ट करते हो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, जहाँ पे सल्यूट स्टॉप हो जाए, उस 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, उतने को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्योंकि वही स्टेज क्या कहलाती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, उसी स्टेज को कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ध्यान दो, वाटर है, शुगर है, आप मिक्स करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक। आपने क्या किया, आपने 500 ग्राम वाटर लिया, उसमें शुगर मिक्स कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आपका कुछ समय के बाद शुगर स्टॉप हो जाएगी मिक्स होना 500 ग्राम वाटर में, ठीक। उस स्टेज को क्या कहते हैं, यानी मैक्सिमम शुगर डिसॉल्व हो चुका है वाटर में, उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड स्टेज या सैचुरेटेड सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को बोलेंगे। और वहीं पे आप उसको चढ़ा दो, उसको हीट दे दो, ठीक है, एग्जैक्टली, उसको बर्नर पे चढ़ा दो, तो फिर क्या होगा, वापस से आपका वही सेम क्वांटिटी का, क्योंकि अब आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, मैंने कहा था ना एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, अब आपने टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर भी चेंज हो गया, ठीक। तो देखो, अब चेंज होने से फिर से डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 500 ग्राम ऑफ वाटर टेम्परेचर देने से चाहे जितना शुगर आपका डिसॉल्व हो जाए, नहीं, फिर से वापस एक स्टेज आएगी जहां पे शुगर डिसॉल्व होना स्टॉप कर जाएगी इवन टेम्परेचर देने के बावजूद। उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक, एग्जैक्टली, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम टेम्परेचर देते हैं, उसके बाद जो आपका कुछ और क्वांटिटी सॉल्यूट का डिसॉल्व हो जाता है ना, पर्टिकुलर वॉल्यूम, पर्टिकुलर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि हम जिस पे सैचुरेटेड निकाले थे उसी पे सुपर सैचुरेटेड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बेटा सुपर सैचुरेटेड, क्लियर। नॉर्मल पे सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना जहां स्टॉप होता है वो सैचुरेटेड है, उसी पे टेम्परेचर प्रेशर आप बढ़ा दो, तो उसके बाद जितना और डिसॉल्व हो जाए, फिर जो आपका जहां पे स्टॉप करे वो क्या है, सुपर सैचुरेटेड है। ये दो टर्म क्लियर हुआ। अब व्हाट इज अनसैचुरेटेड, मैंने सैचुरेटेड क्लियर किया, अभी सब लिखा भी रहे हैं, घबराओ नहीं, ठीक है। हमें जो जिसकी ज़रूरत है उतना मैं लिखूंगा, बट लेकिन डिस्कशन में आना चाहिए सारा, ठीक है। और दूसरा मैं आपसे पूछता हूं, ये अनसैचुरेटेड क्या होता है, तो ध्यान दो, जिस टेम्परेचर प्रेशर पे, है ना, जिस टेम्परेचर प्रेशर पे आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है जाना था कि जब सोल्यूट क्या हो जाए, मैक्सिमम क्वांटिटी में डिसॉल्व हो जाए, किसमें भाई, सॉल्वेंट में, तो उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन उसी टेम्परेचर प्रेशर पे कुछ और क्वांटिटी डिसॉल्व हो जाए, कहने का मतलब सैचुरेशन फेल हो जाए, है ना, कुछ पता ना, मतलब कहने का मतलब आप सैचुरेशन जब फेल हो जाए तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड बहुत ही सिंपल है कि आपका कह सकते हो कि सैचुरेटेड ना हो तो अनसैचुरेटेड है ना, बट उसको भी जानो, जब आपका more solute particles can be dissolved at a particular temperature and pressure even after saturation is known as सुपर सैचुरेटेड। ये ऐसा तभी होता है जब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग होती हैं और सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे फैक्टर्स मिल करके वो डिसाइड करते हैं। तो ये आपको नहीं जानना है क्यों ऐसा हो जाता है, बस आपको ये जानना है कि अनसैचुरेटेड क्या होता है। उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे जब आपके और सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो अनसैचुरेशन के प्रोसेस में चला जाता है, ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है दिमाग में आप लोगों के आ रहा हो
कि सर ये थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह के साथ में हम लोग चलें, ठीक है। तो ध्यान दो, पहले सॉल्युबिलिटी आप लोग लिख लो डेफिनेशन, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, तो वहां से भी आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक। बिल्कुल, अनसैचुरेटेड का बहुत बड़ा दायरा है, केवल यही नहीं कि आपका कुछ और क्वांटिटी आपका जो है डिजोल्व हो जाए, डिजोल्व ही ना हो, अनडिजोल्व पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो जाए, आपका इक्विलिब्रियम ना हो, तो ये सारे आपके अनसैचुरेटेड में चले जाएंगे, ठीक। हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो लिखिएगा मैक्सिमम amount of solute, maximum amount of solute that can be dissolved, लिख लीजिएगा बच्चों, dissolved in given 100 gram of solvent to make it saturated solution is known as हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, solubility बोलेंगे, ठीक। नोट हो गया, ये आपकी डेफिनेशन है। क्या है भैया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड एंड गिवन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, ठीक। अब आप लोग जो हम लोगों को पढ़ना है, बस डेफिनेशन से काम चल जाएगा। अब आप लोग जो है एग्जैक्टली अब हम आगे चलते हैं, डालिएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हम लोगों को दो पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ये ए पार्ट आप डाल दो, एग्जैक्टली ए पार्ट डाल दीजिए। चलिए हेडिंग पड़ गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आपके ध्यान दो कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ध्यान दो, इसमें 4 फैक्टर्स होते हैं, ठीक। तो अब आप यहां पे लिख लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो अब आप लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिड, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो आप यहां पे लिख लीजिएगा, इसके अंडर दिस हेडिंग यू हैव टू राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ठीक। कौन कौन से हैं बेटा, 4 हैं, ध्यान देना। वो चारों कौन कौन से हैं, नेचर ऑफ सोल्यूट, सेकंड है बेटा आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड है बेटा आपका टेम्परेचर, ओके, एंड द फोर्थ लास्ट वन इज प्रेशर, ठीक। तो बेटा टेम्परेचर, प्रेशर और आपका जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ सोल्यूट, यही 4 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में पढ़ रहे हैं, यही चारों फैक्टर को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो आप लोग सबसे पहला फैक्टर डालो, सबसे पहला, ठीक है। हम इसकी बात हम कर रहे हैं। राइट डाउन एवरीवन, फर्स्ट हेडिंग नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये आपकी हेडिंग पहली पढ़नी चाहिए, सब लोग डाल दो भैया, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक। सॉल्युबिलिटी सबको क्लियर हो गया, 100 ग्राम गिवन सॉल्वेंट में कितना ज्यादा आपका सोल्यूट डिसॉल्व हो पा रहा है ताकि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन तभी आपका बनेगा, तो वही आपका क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी हो जाती है, ठीक है। हाँ, ग्राम पर ml आपका ये यूनिट वगैरह, ठीक है। तो ये तो आप लोग 11th में सब पढ़े ही हो, उस पर हमें जाना ही नहीं है, ठीक है। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करते हैं, ठीक। अब आपको तो ये पहले पता होना चाहिए सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना, सॉलिड का
लिक्विड में डिसॉल्व होना क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? डिसोल्यूशन कहलाता है। ठीक, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना डिसोल्यूशन कहलाता है। दूसरा पक्ष में अगर बताऊं, जब आपका सोल्यूट पार्टिकल्स जो है, सोल्यूट पार्टिकल्स है ना, सोल्यूशन में आपस में एक दूसरे से क्या होता है, इंटरैक्ट करके क्रिस्टल के फॉर्म में जब वो बनाते हैं, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं सोल्यूशन से, उस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब आपका जो सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व हो रहा है, और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट हो करके सॉलिड, मतलब आपका क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट होते जा रहे, व्हेन बोथ ऑफ देम आर इक्वल, देन दिस स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। इसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। ठीक, अब ये चीज आपका डिसोल्यूशन मैंने बताया। अब यहां पे मैं क्यों ऐसा ये सारी चीज बता रहा हूं, अब समझो। मैं एक चीज आपको बताऊंगा, प्लीज इसको नोट कर लो, मैं ऊपर पढ़ाऊंगा क्योंकि यहां पे अब जगह नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हम ऊपर पढ़ाते हैं, इसको हटाते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक, नेचर की। हम पहला हमारा चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, एग्जैक्टली। इसमें समझने की कोशिश करो। आपके पास दो तरीके, अगर मैं बात करूं, सुगर NaCl, सॉल्ट है ना, सुगर सॉल्ट, इन दोनों को थोड़ा सा वाटर में डालिए, वाटर में, तो क्या हो जाएगा? ये है ना, ये क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक, अब मैं दूसरा ले रहा हूं। ठीक, मैंने लिया नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन। मैंने क्या लिया बच्चों? नैप्थलीन और एंथ्रासीन। इन दोनों को थोड़ा सा वाटर में डालिए, वाटर में, तो ये क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल होगा। क्या होगा? इनसॉल्युबल। ये सॉल्युबल, वो इनसॉल्युबल। दूसरा एक्सपेरिमेंट, आइए। ठीक, सुगर एंड NaCl, यहां भी लगा लो एंड। ठीक है, एंड NaCl, देखो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से समझ में आ जाएगा। सुगर और NaCl, इन दोनों को बेंजीन में डालिए। कहां डालिए भैया? बेंजीन में। तो रिजल्ट क्या निकल करके आएगा? इनसॉल्युबल। क्या रिजल्ट निकल करके आएगा? इनसॉल्युबल। आइए इधर आइए। नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन, इन दोनों को आप कहां डालिए? ठीक है, नैप्थलीन और एंथ्रासीन, इन दोनों को बेंजीन में डालिए, बेंजीन में डालिए। ठीक, तो क्या निकल करके आएगा? सॉल्युबल। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं कि बस लिखता ही जा रहा हूं? आ रहा होगा। इससे ये पता चल रहा है ना, क्या पता चल रहा है? ये देखो पोलर है, ये क्या है? पोलर है। ठीक, ये क्या है? नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। ठीक, वाटर क्या है? पोलर है। ठीक, और बेंजीन क्या है? नॉन पोलर है ना। अपना अपने का ही पक्ष लेता है। लाख भाई भाई में झगड़ा हो, लेकिन कहीं अपनत्व की बात आएगी तो वहां ब्लड रिलेशन फैक्टर आ जाएगा। अपना अपने को ही डिसॉल्व करता है, पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है। यानी सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इफ द मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन इज सिमिलर and it is only possible when polar solute is going to dissolve in polar solvent, or non-polar solute is going to dissolve in non-polar solvent. ठीक, तभी ये पॉसिबल है। तो कहने का मतलब बच्चों हुआ कि जब आपका पोलर, देखो ध्यान दो, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन सेम होगा। यहां पे क्या होगा? अगर मैं लिखना चाहूं, यहां पे
molecular interaction is same, it's same। ठीक, यहां पे क्या है, डिफरेंट है। ठीक, यही अगर हम बात करें तो ये आपका डिफरेंट है, ये दिस वन डिफरेंट है। तो ध्यान दो, व्हेन द मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन इज सेम तब तो वो डिसॉल्व होगा, और मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन डिफरेंट हो जाएगा तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। देखो वाटर क्या है, पोलर है, ये दोनों नॉन पोलर है, तो देखो पोलर नॉन पोलर में डालोगे तो इनसॉल्युबल हो जाएगा। देखो ये पोलर है, ये भी सॉरी ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, इन दोनों को डालोगे तो डिसॉल्व हो गया। ठीक, यहां पे आपका दोनों पोलर है, तो कहीं वो आपका राजा कहीं ये राजा है ना, कहते नहीं क्या, हमारे एरिया में आओ, हमारे एरिया में आओ फिर देखते हैं, तो वही है। अगला भी बोलता आप मेरे एरिया में आओ फिर मैं दिखाता हूं। ठीक है, तो ये चीज आपका यहां पे समझना होगा कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। एक इंटरमीडिएट आता है, एक इंटरमीडिएट आता है। इंटरमीडिएट का मतलब कि सर थोड़ा तो कहीं ना कहीं डिसॉल्व होगा, तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। जब ऐसा होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है, तो स्लाइटली कहीं कहीं सॉल्युबल हो जाता है। ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है, बट बेसिकली आपको ओवरऑल क्या लिखना है, यहां पे जो लैंग्वेज बनेगी, एक और चीज मजेदार लैंग्वेज बन सकती है, लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना, अनलाइक डिसॉल्व अनलाइक, यही ना। तो लाइक जो है लाइक को ही डिसॉल्व करेगा। एक आप हम लोग कह सकते हैं ओवरऑल, क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सेम होगा तभी वो डिसॉल्व होगा। ठीक, तो लिख सकते हो ऑलवेज ऑलवेज पोलर पोलर सोल्यूट सोल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर solvent, whereas non-polar solute dissolves in non-polar solvent। क्लियर? ठीक, ये बेटा आप लोग लिख लो। हाँ प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका जो मैंने इसे बनाया ना फ्लो चार्ट, टीचर खुश हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर है भैया टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम अभी बताया था ना, क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन के बीच में। इक्विलिब्रियम पे वही सैचुरेटेड हो जाएगा, उसके बाद वो डिसॉल्व होना स्टॉप हो जाता है, तो उसी को हम लोग सैचुरेटेड स्टेज कहते हैं। ली चैटिलियस प्रिंसिपल को भी हम लोगों को ध्यान में लेकर के चलना होता है, उसको कहीं भूल नहीं सकते आप। ठीक, नेक्स्ट है बेटा आपका सेकंड फैक्टर हम बात करते हैं। तो पहला तो हो गया, सेकंड आपका है टेम्परेचर। ठीक, अब इसमें दोनों मैंने ले लिया, तो अलग अलग मत आप करना। ठीक है, दोनों, हाँ मैंने दोनों ले लिया, तो लिख लो भाई टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, ध्यान दो। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में क्या है, जनरली अगर मैं बताऊं तो जो डिसोल्यूशन होता है, यानी सॉलिड का लिक्विड में जो डिसॉल्व होना होता है, ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक है। ठीक, तो ध्यान देना, रिएक्शन यहां पे दो टाइप की होंगी। ठीक, एक आपका होगा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होगा। ठीक, और एक होगा आपका बेटा एंडोथर्मिक। ठीक, तो यहां डेल्टा एच क्या होगा एक्सोथर्मिक के लिए, लेस देन 0 यानी माइनस में होगा। ठीक, और यहां डेल्टा एच क्या होगा, ग्रेटर देन 0 यानी प्लस में होगा। प्लस में होता है तो एंडोथर्मिक होता है। ठीक, आप मुझे बताओ, आप यहां पे लिख सकते हो इफ डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक, डिसोल्यूशन मतलब सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना। इफ डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक in nature then on decreasing temperature solubility of solute in solvent will be high, है ना, will be greater कर लो, greater, and vice versa for endothermic
रिएक्शन। ठीक, रिएक्शंस कर लो। ठीक है बच्चों, अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक, देखो जिस रिएक्शन में ऑलरेडी हीट निकल रही है, कहीं आग लगी हो उसी में और आग लगा दो तो क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी ना। ठीक, तो ध्यान दो, अगर टेम्परेचर ऑलरेडी हीट निकल रही है तो वहां पे हीट कम करोगे तो प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी। ठीक वही चीज है, अगर हीट चाहिए होगा, बिना हीट के डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देने पे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, इंटरैक्शन अच्छा होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक, तो यहां पे दो कंडीशन बनेंगी, तो ये आप लिख लो। नाउ द थर्ड कंडीशन इज प्रेशर। नाउ द थर्ड वन इज प्रेशर। ठीक, थर्ड की हम बात करते हैं, थर्ड है आपका प्रेशर। ध्यान दो, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड and liquid, solubility of solid and liquid, solubility of solid in liquid is हाँ, या फिर ऐसे लिख लो, does not affected, ऐसे लिख लो, solubility of solid in liquid is independent of, ये भी तो लिख सकते हैं, independent of प्रेशर। ओके, तो ध्यान दो, प्रेशर के ऊपर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बिल्कुल डिपेंड नहीं करती प्रैक्टिकली, ये हम जानते भी हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं दे आर हाईली इनकंप्रेसिबल इन नेचर। गैस थोड़ा नहीं है, ये गैस की तो बात ही नहीं हो रही, गैस पे आएगा मामला। सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं बेटा, हाईली इनकंप्रेसिबल इन नेचर होने के कारण सॉल्युबिलिटी जो होती है सॉलिड की वो बिल्कुल डिपेंड, लिक्विड में बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है प्रेशर के ऊपर। तो ये रहा आपका पूरा पूरा ए पार्ट। अब हमारा बी पार्ट जो होगा, है ना, वो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी। जो बी पार्ट होगा वो होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉरी गैस आ जाएगा ना, तो सॉलिड तो हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक, बिकॉज यहां पे आपका हेनरी बाबा आएंगे, है ना, हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग नेचर पढ़ेंगे, नेचर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट, फिर यहाँ पे टेम्परेचर भी पढ़ेंगे, फिर प्रेशर में हेनरी लॉ आएगा। तो बहुत मजा आएगा वहां पे आपका, हम लोग सारा पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एक्चुअली में इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये हम बाद में स्टार्ट करेंगे, अभी हम नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रेन फॉर बीइंग हियर and hope you all have enjoyed so lot. If you have any problem right now you can put it comment box. ठीक है, it's your time, ask. Hope everything is fine. ठीक है, पढ़ाई करते रहें, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, बाद में भी अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको आंसर 100% दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट। प्लीज कीप सपोर्टिंग।